आज की इस क्लास में हम लोग साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आने वाले सी टेट एग्ज़ाम और अदर जो टेट एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि जे टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, रीट, यू टेट, एच टेट और के बी एस, इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम लोग सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है। देखिएगा, एनसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लोग जो है ना एनसीएफ से रिलेटेड इंडिविजुअली क्लास आपको प्रोवाइड करा देंगे, बट आपको करना क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन है ना वह नहीं मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें। तो चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन को। एनसीएफ 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है, समावेशी, एकीकृत, विशेष या फिर नियमित। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। हम बात करें एनसीएफ 2005 की, तो यह समावेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। अब कई बच्चों को समावेशी शिक्षा के बारे में नहीं पता होगा, तो कोई बात नहीं, हम लोग आपको बता देते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। इसका मतलब रहता है कि देखिएगा, जो बच्चे रहते हैं, कई बच्चे कमज़ोर हैं, कई बच्चे पढ़ने में तेज़ हैं, कई जो है ना अलग अलग जो पृष्ठभूमि है उनसे आते हैं, तो उन सभी बच्चों को क्या करना है, एक ही छत के नीचे मतलब उनको जो है ना एक साथ पढ़ाना है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको समावेशी शिक्षा कहा जाता है। आपको याद रखना है। और जो समावेशी शिक्षा है इससे रिलेटेड भी हम लोग जो है ना आपको क्लास प्रोवाइड करा देंगे। आगे देखिएगा, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है। तो देखिएगा, परिपक्वता का एक उदाहरण है कि जब बालक सीखता है चित्रांकन करना, पढ़ना, साइकिल चलाना या फिर चलना। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। परिपक्वता का एक उदाहरण क्या है? चलना। ठीक है, यदि वह चलने लगेगा तो मतलब वह परिपक्व हो रहा है। ठीक है, उसमें परिपक्वता आ रही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का पहलू नहीं है। तो कौन सा अधिगम का पहलू नहीं है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। जो अधिगम है ना, इसका मतलब होता है सीखना। तो देखिएगा, अधिगम का पहलू कौन सा नहीं है? संज्ञानात्मक, या फिर बात करेंगे भावात्मक, क्रियात्मक या फिर आध्यात्मिक। देखिए, संज्ञानात्मक जो कि हमारे मानसिक जो है ना शक्ति से रिलेटेड है, भावात्मक जो कि हमारे संवेगों से रिलेटेड है, और क्रियात्मक हमारी क्रियाओं से रिलेटेड है। तो ये तीनों के तीनों भाग हैं, बट जो है ना आध्यात्मिक यह जो है ना वह क्या है? अधिगम का पहलू नहीं है। आगे देखेंगे, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूह के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। देखिए, आजकल अधिकतर विद्यालयों में संभागी समूहों के लिए प्राथमिक ध्यान आधारित होता है। ग्रेड स्तर पर, किस स्तर पर होता है? आयु स्तर, योग्यता स्तर या फिर छात्र अनुराग पर। तो यह होता है आयु स्तर पर। ठीक है, आजकल अधिकतर विद्यालय में संभागी समूह के लिए जो प्राथमिक जो ध्यान आधारित होता है, ठीक है, यह आयु स्तर पर आधारित होता है। ब्लूम के वर्गीकरण के आधार पर उद्देश्य आधारित प्रश्नों के निर्माण में कौन सा विकल्प आसंगत है। देखिए, ब्लूम ने ना एक सिद्धांत दिया है, तो उनके अनुसार कौन से जो है ना पॉइंट उन्होंने नहीं दिया है या उस पर बल नहीं दिया है। विश्लेषण, मूल्यांकन, आत्मभूति, अनुप्रयोग। देखिए, हम बात करेंगे विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग, इन पर उन्होंने ध्यान दिया है, बट आत्म अनुभूति पर उन्होंने कोई भी यहाँ पर जो है ना जो पॉइंट है वह नहीं दिया है। आत्म अनुभूति के बारे में जो है ना उन्होंने बल नहीं दिया आत्म अनुभूति पर भी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी। देखिए, एक रोहित नाम का बच्चा है, उसने अजय नाम के बच्चे की डेस्क से क्या है एक पेंसिल ली हुई थी, उसको वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोलबर्ग के किस स्तर पर स्थित है? तो देखिएगा, आपके ऑप्शन यहाँ पर पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर, उत्तर परंपरागत स्तर या फिर पूर्व संक्रियात्मक स्तर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, पूर्व परंपरागत स्तर। रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी, क्यों? क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। तो यह कोलबर्ग के पूर्व परंपरागत स्तर पर जो है ना वह निर्धारित है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवचारी स्रोत है। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिए, तो यह स्रोत हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का एक नवचारी स्रोत है? टेलीस्कोप, इंटरनेट, फेसबुक या फिर ब्लैक बोर्ड। देखिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। तो यहाँ पर देखिए, जो इंटरनेट है ना, इसका वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा यूज स्टडी में भी हो रहा है। ऑनलाइन क्लासेस जो है ना बच्चों को प्रदान की जा रही हैं, दी जा रही हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं
कि नवाचारी स्रोत, ठीक है। हम यहाँ पर बात करें नवाचारी मतलब नवीन, अभी अभी जो है ना काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है इसका, तो इंटरनेट के माध्यम से भी शिक्षण जो है ना प्रदान किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम लोग। तो यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है, इसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी। तो देखिएगा इसका एक सूत्र है यहाँ पर, जो वास्तविक आयु है इस सूत्र को ना आपको अप्लाई करना है। वास्तविक आयु, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देंगे मानसिक आयु, मानसिक आयु और बटे में आ जाएगा 100, ठीक है। अब इस सूत्र को हम लोग लगा देते हैं यहाँ पर 10 वर्ष, ठीक है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 वर्ष, बटे में कितना हो जाएगा 100, 100 से ये कट गया, ठीक है। इससे इसमें करेंगे कितना जाएगा 120 यहाँ पर, ठीक है। 120 का 1 में करेंगे कितना जाएगा 120 आ जाएगा। तो आंसर क्या हो गया 120 हो गया, ठीक है। यदि किसी विद्यार्थी की वास्तविक आयु 10 वर्ष है तथा मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी, 120 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्यार्थियों की शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी निम्नलिखित विधि के द्वारा संभव है। देखिए विद्यार्थी हैं, उनका जो शिक्षण है अधिगम करा रहे हैं, तो उस शिक्षण में अधिक से अधिक भागीदारी किस विधि के द्वारा संभव है, क्या व्याख्यान विधि के द्वारा। देखिए व्याख्यान विधि में किसकी सबसे ज़्यादा जो है ना वह ज़रूरत होती है, वह होती है टीचर की। तो इसमें जो है ना अधिक से अधिक भागीदारी विद्यार्थियों की बिल्कुल भी संभव नहीं है। पाठ्य पुस्तक विधि में भी नहीं है, श्रव्य दृश्य सामग्री या फिर वार्तालाप विधि। देखिए वार्तालाप विधि में जो है ना जो बच्चे हैं ना इनकी सबसे ज़्यादा भागीदारी संभव है। क्यों? क्योंकि जब टीचर बच्चों से वार्तालाप करेंगे, बच्चे एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, तो वह क्या होगा कि इस विधि के माध्यम से हम कह सकते हैं उनकी सर्वाधिक भागीदारी संभव होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नरेश और मुकेश की आयु समान है। देखिए दो बच्चे हैं नरेश और मुकेश नाम के, उनकी आयु समान है, उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में काफ़ी अंतर है। उनके सामाजिक एवं मानसिक विकास में क्या है, काफ़ी अंतर है। यह विकास के निम्न सिद्धांत के कारण होता है। तो देखिए यह होता है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, ठीक है। सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर देख लेते हैं व्यक्तिगतता का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत या फिर परिमार्जित का सिद्धांत। आंसर बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ही है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत होता है, क्योंकि ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक अनुसार मतलब एक तरह से नहीं हो सकते हैं कि सभी चीज़ें बिल्कुल सेम हो। मानव जाति में विकास होता है, तो मानव जाति में जो विकास है वह कब होता है, किशोर अवस्था के अंत में, बाल्यावस्था के अंत में, प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ तक या फिर जीवन पर्यंत। देखिए मानव जाति में विकास जीवन पर्यंत तक होता है, ऐसा नहीं है कि किसी अवस्था से शुरू होता है, बल्कि वह जीवन पर्यंत ही जो है ना वह चलता है। देखिए अवस्था से तो शुरू होता है, जैसे कि गर्भधारण करने के बाद से विकास शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे कि उसके हम कह सकते हैं कि उसका सिर का बनना, ठीक है, हाथ पैर, ठीक है, इस प्रकार से धड़ वगैरह सभी चीज़ों का बनना, उसका विकास आरंभ हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ किशोर अवस्था तक चलता है, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था तक, बल्कि यह जीवन पर्यंत तक चलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है। तो कक्षा शिक्षण में अधिगम को किस रूप में पहचाना जाता है, व्यक्तिगत समायोजन, सामाजिक व राजनीतिक भिन्नता, व्यवहार परिवर्तन या फिर विशेष बड़े रोजगार के लिए तैयार करना। आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। देखिए कक्षा शिक्षण में अधिगम का मतलब होता है कि व्यवहार में परिवर्तन करना, ये आप लोगों को याद रखना है। व्यवहार में परिवर्तन करना मतलब बच्चे का अधिगम हो रहा है, यदि उसके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है तो बच्चा अधिगम कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है। तो विद्यालय का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है, क्वेश्चन को जरूर से अच्छे से पढ़िए क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा है। विद्यालय हमारी संस्कृति विरासत को संरक्षित और प्रेषित करते हैं, ये तो सही है। विद्यालय संस्कृति परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं क्या। विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं। विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास, बिल्कुल नहीं। बुरी भावना का विकास क्यों करेंगे, ठीक है। आंसर यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आंसर यहाँ पर नेगेटिव ही होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे यहाँ पर, गिफ्टेड मेधावी होने का लक्षण है। तो आपके ऑप्शन है अभिव्यक्ति में नवीनता या नव्यता, जिज्ञासा, वांचलता, अति सक्रियता। मतलब जो मेधावी रहते हैं तो उनमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वह रहती हैं। आंसर देख लेते हैं, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर 1 और 2 है। देखिए जो गिफ्टेड होते हैं, मेधावी होते हैं, वह अभिव्यक्ति में नवीनता होती है उनकी, और काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासु होते हैं। क्वेश्चन जो रहते हैं उनका आंसर ढूंढते ही रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बाचलता या फिर अधिक सक्रिय है तो हम उनको मेधावी कह सकते हैं। मेधावी उन्हीं को कहेंगे जिसकी अभिव्यक्ति में नवीनता हो और जिज्ञासा हो। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा
के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती। फिर से यही पूछा गया कि नहीं होती है कि एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को किस प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है। व्यावहारिक व सामाजिक संक्रियाओं की संपूर्ण भागीदारी, समस्यागत क्षेत्रों के बालकों से शीघ्र व सतत संपर्क, निदानात्मक व उपचारात्मक प्रक्रियाओं का अधिकतर प्रयोग, या फिर धैर्यशीलता का कम होना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखिए एक समावेशी कक्षा के लिए शिक्षकों को धैर्यशीलता कम होना प्रकार की तैयारी की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि धैर्यशीलता उनमें अधिक होना चाहिए। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सबसे अच्छा तरीका। देखिए कक्षा 3 का बच्चा है, लगभग 6-7 साल का होगा। ठीक है, लगभग 7 से 8 साल का होगा हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो उसके लिए व्याख्यान विधि, सृजनात्मकता, क्रियाकलाप, समूह वार्तालाप, या फिर प्रयोगशाला विधि। देखिए इनमें से व्याख्यान, ठीक है, और प्रयोगशाला तो पहले ही हट गया क्योंकि ये बड़ी कक्षाओं की विधि हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सृजनात्मक क्रियाकलाप इसका आंसर हो जाएगा। उसको इस प्रकार के क्वेश्चन बताने चाहिए, पूछने चाहिए, जिससे कि वह कई दिशाओं में सोचे, किसी एक उत्तर पर ना ही अटके वह। जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, वो कह देगा दिल्ली। ठीक है, तो यह है यहाँ पर बच्चा ज़्यादा उसको सोच विचार नहीं रहा, बल्कि आप उससे यह पूछें कि जो है ना भारत की जो राजधानी दिल्ली है, ठीक है, उसकी विशेषताएं बताइए, उसके बारे में बताइए, तो वह सोचेगा, विचारेगा और उसका आंसर देगा। अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार वह स्तर जिसमें बालक की नैतिकता भय व दंड के कारण नियंत्रित होती है वह कौन सा स्तर है। अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग, पूर्व नैतिक स्तर, परंपरागत नैतिक स्तर, स्वीकृत नैतिक सिद्धांत स्तर, या फिर नैतिकता स्तर। आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख लेते हैं ए। ठीक है, जिसमें जो है ना नैतिकता भय व दंड के कारण नियंत्रित होती है वह पूर्व नैतिक स्तर हो जाएगा। इनके सिद्धांत को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, TAT बोला जाता है, जिसका फुल फॉर्म है थैमेटिक अपरसेप्शन। ठीक है ना, यहाँ पर हम बात करेंगे टेस्ट। ठीक है, थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट व्यक्तित्व को मापने की एक क्या आत्मनिष्ठ विधि है, वस्तुनिष्ठ विधि है क्या, या फिर प्रक्षेपीय, या फिर प्रयोगात्मक। तो देखिए आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम बात करें प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसको इंग्लिश में टेट, ठीक है ना, TAT बोला जाता है, सॉरी TAT बोला जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, थैमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट होता है ये, जो कि एक प्रक्षेपीय तकनीक है। आगे देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत से रिलेटेड। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की कई बार पढ़ चुके हैं हम लोग, और उनके सिद्धांत को भी डिस्कस कर चुके हैं। एक बालक को वस्तुओं को देखने में कुछ समस्या है, उसका दाखिला NCERT 2005 के आधार पर किस विद्यालय में होना चाहिए। नियमित विद्यालय, विशिष्ट विद्यालय, समावेशी विद्यालय, या फिर एकीकृत विद्यालय। आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यदि एक बालक देखने में कुछ समस्या है तो अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार जो है ना बच्चे को समावेशी विद्यालय में होना चाहिए, जिससे कि वह दूसरों के बच्चों, जो दूसरे बच्चे उनके द्वारा भी सीखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत गलत है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बिल्कुल होती है। विकास संयोगों का परिणाम है क्या। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल है। यह पूर्व कथनीय है क्या। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए पूर्व कथनीय तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि विकास जो है ना वह बदलता रहता है, उसकी गति धीमी तेज बिल्कुल होती रहती है, तो पूर्व कथनीय नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा गया तो आंसर भी यहाँ पर डी हो जाएगा। पियाजे के संघनत्व विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण से क्या तात्पर्य है। आपके ऑप्शन है पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं तथा वातावरणीय मांग का मिलान, चिंतन के नए तरीकों का समावेश तथा पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करते हुए व्यवहार करना, या फिर पूर्व ज्ञान तथा नवीन ज्ञान के बीच साम्य अवस्था होना, या फिर प्रत्यक्षात्मक व संज्ञानात्मक सूचनाओं को सार्थक पैटर्न में व्यवस्थित करना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर देखिएगा, अकॉर्डिंग टू पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समाविष्टीकरण का मतलब होता है पूर्ववर्ती विद्यमान, मतलब पहले से विद्यमान ज्ञान में बौद्धिक संरचना तथा वातावरणीय मांग का मिलान। जो बौद्धिक संरचना तथा वातावरणीय जो मांग है उसका मिलान करना ही क्या कहलाता है, समाविष्टीकरण कहलाता है। कोल्सनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू कोल्सनिक जो है ना संकल्पना का पुनर्गठन है चिंतन। ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिंतन। अगला यहाँ पर देखिएगा, इसको एक बार फिर से देख लीजिए। कोल्सनिक के यहाँ पर देखिए, कोल्सनिक के अनुसार संकल्पना का पुनर्गठन क्या है, तो चिंतन है इनके अनुसार। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावक को उत्साहित किया जाए। बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए, अधिक ट्यूशन का प्रबंध करने के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे। इसके बारे में चिंतित ना होने के लिए, शिक्षकों को बार बार अंतःक्रिया करने के लिए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यदि बच्चे जो है ना वह अकादमिक रूप से निष्पादन है उनका नहीं सुधर रहा है तो उसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है? शिक्षकों से माफ़ कीजिएगा, हाँ, शिक्षकों से बार बार अंतःक्रिया करने के लिए। तो यदि अभिभावक को उत्साहित किया जाए कि वह कहे शिक्षकों से बार बार अंतःक्रिया करने के लिए जो है ना अभिभावक कह सकता है। आगे देखेंगे यहाँ पर एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा टफ टाइप का क्वेश्चन है। विद्यार्थियों की अकादमिक निष्पादन को सुधारा जा सकता है यदि अभिभावक को उत्साहित किया है, किसके लिए? शिक्षकों से बार बार अंतःक्रिया करने के लिए जो है ना, यदि अभिभावकों को उत्साहित किया जाएगा तो बच्चों की जो अकादमिक निष्पादन है उसको सुधारा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए अभिभावक जो है ना शिक्षकों से निरंतर संपर्क में रहेंगे, जिससे कि जो बच्चे हैं ना उनकी पृष्ठभूमि के बारे में भी शिक्षक को पता चलता रहेगा और उनकी जो भी समस्या उनको वह सॉल्व कर देगा। आगे देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षण तैयार करने के बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। यह वह निम्न को जांचना चाह रहा है। तो किसको जांचना चाह रहा है? वह विश्वसनीयता को जांचना चाह रहा है कि एक परीक्षण तैयार तो कर लिया उसने, उसके बाद एक शिक्षक प्राप्तांकों की निरंतरता को जांचने के लिए कि जो प्राप्तांक हैं उनकी निरंतरता की वह बिल्कुल निरंतर उतने ही जो है ना प्राप्तांक अच्छे आ रहे हैं, एक ही आयु वर्ग के बच्चों पर प्रशासित करता है। तो वह निम्नलिखित में से क्या जांच रहा था? विश्वसनीयता जांच रहा है कि बिल्कुल निरंतरता है प्राप्तांकों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसको विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था या फिर किशोरावस्था? तो किसको माना जाता है? बाल्यावस्था को जो है ना वह विद्यालय में समाजीकरण की विशिष्ट अवस्था माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारक किससे संबंधित होते हैं? आपके ऑप्शन है वातावरण के साथ, वंशानुक्रम तथा वातावरण, या फिर वंशानुक्रम व वातावरण में अंतःक्रिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम बात करें मनुष्य में व्यक्तिगत विभिन्नता के निर्धारक, तो यह वंशानुक्रम व वातावरण दोनों में अंतःक्रिया से संबंधित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है? देखिएगा यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है। मतलब शिक्षण को तो प्रभावित कर रहा है बट वह शिक्षक से संबंधित नहीं है। विषय ज्ञान, संप्रेषण कौशल, विद्यार्थियों से जुड़ाव या फिर संसाधनों की उपलब्धता। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये जो है ना शिक्षण को प्रभावित करने वाला है निम्नलिखित में से कौन सा घटक, ये शिक्षकों से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी के विद्यार्थियों से जुड़ाव, तो शिक्षक तो जुड़ा रहेगा। संप्रेषण कौशल, अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा, विषय का ज्ञान भी उनको प्रदान करेगा, तो यह शिक्षक से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो एक 5 वर्ष के बालक का जो चिंतन है वह किस प्रकार का होता है? परिवर्तित चिंतन, निर्देशित चिंतन, मूर्त चिंतन, या फिर हम यूं कहें तार्किक चिंतन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक 5 वर्ष का जो बालक है ना उसका जो चिंतन है वह परिवर्तित चिंतन होता है, वह परिवर्तित होता रहता है। आगे देखेंगे यहाँ पर मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है वह है थॉर्नडाइक, कोहलर, कुर्टलेबन या फिर स्किनर। आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? आंसर देख लेते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वह कुर्टलेबन है जो मनोवैज्ञानिक अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है। एक बार हम लोग ना इस क्वेश्चन को और फिर से देख लेते हैं। एक 5 वर्ष का बालक का चिंतन निम्नलिखित में किस प्रकार का होता है? परिवर्तित चिंतन होता है, मतलब उसका जो है ना वह चिंतन बदलता रहता है। आगे देखेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो कि सभी के सभी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। आपके कितने सही हुए हैं? 29 हुए, 28 हुए? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ये जो क्लासेस हैं, ठीक है, KBS की बात करें हम या फिर JTET झारखंड जो टेट है, ठीक है, इसके बाद हम बात करें MP टेट, UP टेट, H टेट हो गया, ठीक है, H टेट हो गया, और हम बात करें U टेट उत्तराखंड टेट। इन सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये सभी की सभी। तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर सेट कर लें, और जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको भी
आप लोग देख सकते हैं। उनके प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, तो उन क्लासों को भी आप लोग देख लें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मिलते हैं एक और न्यू क्लास में।